घूमते घूमते मान लीजिए थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे चलना। किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे घूमने वाला मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कल के बारे में आपको पता है, एक सेंटर होता, बहुत सारे उसके रेडियस होते हैं। इस ट्रैक पे जिस तरीके से भी घूमे, दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो दो तरीके से घूम सकता है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब सेम टाइम में बार बार वो मोशन को रिपीट करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब हर बार मोशन को परफॉर्म करने के लिए उसको अलग अलग टाइम लगेगा। तो ऐसे दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है, और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड के साथ उस पाथ को कंप्लीट करता है, अलग अलग टाइम में कंप्लीट करता है, तो इसे कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन घूमना तो इसी सर्कल पे पड़ेगा। तो सर्कल के बारे में अगर आप पता करोगे या आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हर पॉइंट पे रेडियस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसे टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टेंजेंट। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे है तो उसे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा। और जैसे कि यहाँ का पॉइंट पकड़े तो यहाँ का टेंजेंट इधर की तरफ होगा, यहाँ का पॉइंट पकड़े तो यहाँ की टेंजेंट इधर की तरफ होगा, यहाँ की पॉइंट पकड़े तो यहाँ की टेंजेंट इधर की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना चाहिए। यहाँ इस डायरेक्शन में था, यहाँ इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब बदला होगा डायरेक्शन, तभी ऐसा हुआ होगा। मतलब सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले। मतलब उसके ट्रैक सर्कुलर तभी हो सकते हैं जब पार्टिकल अपनी दिशा को, अपनी डायरेक्शंस को चेंज करे। अब कोई भी पार्टिकल अपनी वेलोसिटी या डायरेक्शंस को चेंज तभी करता है जब उसमें कुछ ना कुछ उसको कराने के लिए कोई ना कोई जबरदस्ती वहाँ अवेलेबल होना चाहिए जो इस चीज को फोर्सफुली करा रहा हो। तो यहाँ पर भी ये काम करने के लिए कोई ना कोई फोर्सफुली है जो कि चाहता है कि ये सेंटर की तरफ जाए, और उसी प्रोसेस, चाहने के प्रोसेस में ये चाहता है सेंटर की तरफ जाए, और चाहने के प्रोसेस में ट्रैक जो है सर्कुलर हो जाता है। हमेशा वो चाहता है कि पार्टिकल किधर की तरफ जाए? सेंटर की तरफ जाए। इसी उसके चाह में सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो ये जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके द्वारा जो क्रिएट हुआ एक्सेलरेशन है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी सर्कुलर मोशन को होने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या उसी को कहते हैं, चूंकि वो रेडियस के डायरेक्शन में, उसे कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब सर्कुलर मोशन होने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, नेसेसरी है। मतलब उसके बगैर ये मोशन पॉसिबल है ही नहीं। डायरेक्शन सिर्फ तभी बदलेंगे जब वहां पर फोर्स होंगे। वो फोर्स ऑलवेज किसके तरफ होंगे? टुवर्ड्स सेंटर। तो टुवर्ड्स सेंटर लगने वाले फोर्स को कहते हैं कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी कंडीशंस हो गए, और हर फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब आपको ये बताया जाएगा कि सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ, एक नेसेसरी कंडीशन है, वो है रेडियल एक्सेलरेशन का होना, रेडियल एक्सेलरेशन का होना, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल मतलब फोर्स रहेगा तभी जाकर के ये मोशंस होंगे, तो ही पाथ सर्कुलर होगा। और अगर ट्रैक सर्कुलर है तो ऐसे मोशन को कहेंगे कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये जो टुवर्ड सेंटर लगने वाला फोर्स है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसका वैल्यू होता है m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v²/r। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, जहां v का मतलब स्पीड, r का मतलब रेडियस, ट्रैक का रेडियस। ये जो रेडियस है ये किसी भी सर्कुलर ट्रैक में हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो mv²/r है उसका डेटा देखिए, उसमें से मास और रेडियस ट्रैक का फिक्स रहने वाला। तो जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा वेलोसिटी है इसका मतलब ज्यादा फोर्स होगा, और कम वेलोसिटी है मतलब कम फोर्स होगा। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वहां पर ट्रैक पे वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जहां पर कहीं पर कम फोर्स लग रहा होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अगर कॉन्स्टेंटली, मतलब हर टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट करता है तो उसे कहते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर उसे अलग अलग टाइम में परफॉर्म किया जाए सेम मोशन को तो उसे कहेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो हो गया रेडियस के डायरेक्शन में रहने वाला एक्सेलरेशन, दूसरा है टेंजेंट के डायरेक्शन में रहने वाला एक्सेलरेशन। रेडियस के डायरेक्शन में रहने वाले एक्सेलरेशन को AR कहते हैं, टेंजेंट के डायरेक्शन में रहने वाले एक्सेलरेशन को AT कहते हैं। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है।
कोई भी मोशन कैसा होगा, कैसा ट्रैक होगा, वो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर दोनों है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर रेडियल एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर सिर्फ ऐसा है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाते हैं, फिर सर्कल होते नहीं। वो सब कंडीशंस हम धीरे धीरे लिखेंगे। तो एक एक पॉइंट करके लिखना चालू करें। पहला लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। when the particle moving on a circular track, when the particle moving on circular track, then its motion is called circular motion. Its motion is called circular motion. हो गया? कोई पार्टिकल जब सर्कुलर ट्रैक पे होता है, मान लो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे वो यहां था, बाद में वहां पर यहां पर पहुंच गया टाइम t पे, तो जो ये एंगल कवर किया इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आर्क का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क जो है, ये हुआ एक्चुअली में लीनियर डिस्टेंस, मतलब लेंथ हुआ, एक्चुअली में वो डिस्टेंस है। और यहां से यहां तक का जो दूरी है उसे कहते हैं रेडियस। इस तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आगे से बार बार ये रिलेशन यूज हुआ जाएगा, और इसी के बेसिस पे लेंथ ऑफ आर्क को थीटा इंटू आर कहेंगे, और इसी के बेसिस पे आगे डी एल को आर इंटू डी थीटा कहेंगे। ये रिलेशंस बार बार यूज होने वाला समय के साथ, डेरिवेशंस वगैरह करते वक्त, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, ये सब यहीं से आया, थीटा इक्वल टू एल बाय आर से। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो पार्टिकल टाइम के हिसाब से सर्कुलर ट्रैक पे एंगल का फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगर देखेंगे तो इसका यूनिट होता है रेडियन। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि थीटा एल और बाय आर है, एल भी डिस्टेंस है और आर भी डिस्टेंस है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। ठीक है, ऊपर का डायमेंशन एल, नीचे का भी डायमेंशन एल, तो इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते। जो थीटा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब इसके बारे में ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। तो अगर ये स्मॉल चेंज इन थीटा हो, स्मॉल चेंज इन मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करते हैं, तो वो वेक्टर के ट्रायंगल एडिशन लॉ को फॉलो करता है। और अगर लार्ज चेंज इन थीटा होगा 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, तो फिर ट्रायंगल के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए फिर उस कंडीशन में वेक्टर नहीं कहते। तो इसलिए इसमें कंडीशनल बातें हैं कि जो एंगुलर जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर है, लेकिन सिर्फ कब तक? फॉर वेरी स्मॉल एंगल। जब एंगल बहुत छोटा हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट अपन इसी को समझेंगे। अगर कुछ नहीं क्लियर किया जाए तो अपन यही समझेंगे कि वेक्टर है, लेकिन फॉर लार्ज एंगल, बड़े एंगल के लिए ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ट्रायंगल एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। एक्सेस के तरफ हो उसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। जब हम पूरा पढ़ लेंगे फिजिक्स तो हर चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं साइड में बता देता हूं कोंटे में, जो क्वेश्चंस कभी आएगा तो ध्यान रखना है। एक्सियल वेक्टर, थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये सब के सब एक्सियल वेक्टर है। ये सब के सब एक्सियल वेक्टर, ये सब का डायरेक्शन एक्सिस की तरफ है। एक और चीज है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर
तो इतने जो फिजिक्स है उसमें इतने ही क्वांटिटी ऐसी है जो बार बार आपको यूज आएगा एक्सियल वेक्टर के रूप में, जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है, उसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। और वो क्वांटिटी कौन कौन सी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। नाम तो सुने ना आपने ये सब क्वांटिटी का, तो एक साथ यही बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आए तो आप फंसो ना। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड एरिया वेक्टर, ये सब एक्सिस के तरफ डायरेक्शन होता है, इसलिए ये सबको कहा जाता है कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। तो इसे भी आप कहीं क्वांटे में लिख डालेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हुई। अगर हम इसका यूनिट की बात करेंगे तो आप देखो ऊपर में रेडियन है, नीचे में सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा यूनिट। अगर डायमेंशंस की बात करूंगा तो डायमेंशन हो जाएगा, रेडियन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो नीचे में जो सेकेंड है सिर्फ उसी का डायमेंशन होगा, तो ऊपर में जाएगा तो t-1, ये इसका डायमेंशन है t-1। अब अगर हम लोगों ने इसको, ये तो हुआ मतलब जब भी डिफरेंशिएट किया जाए किसी चीज को तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अगर एवरेज वैल्यू निकाला जाए तो उसे ऐसा लिखते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या सिर्फ ओमेगा बताया जाए तो हो जाता थीटा बाय टी। तो इस हिसाब से कई बार हमको ये रिलेशंस भी यूज होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कई बार ये रिलेशंस भी आने वाले टाइम में यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप एंगुलर वेलोसिटी के नीचे ये सभी बातें लिख डालें। नेक्स्ट लिखना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक एक करके टर्म लिखा रहा हूं मैं, सर्कुलर मोशन को आराम से पढ़ा रहा हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। इसके बारे में लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये भी वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। इसका यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर वाले का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, नीचे वाले का सेकेंड तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें t-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा, t-2। इसमें भी एवरेज अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी यूज करेंगे। नीचे ये सब बातें लिख डालेंगे आप। दो प्रकार के यूनिट कन्वर्जन भी हमको आगे चल के यूज होने वाला है, एक है आरपीएम, दूसरा आरपीएस। तो 1 आरपीएम जब भी रहेगा तो आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 1 आरपीएम, रोटेशन बोलिए या रिवॉल्यूशंस, न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रोटेट हुआ मतलब यहां से एक बार घूम करके वापस से अपनी जगह में आया तो उसे कहते हैं 1 रोटेशन या 1 रिवॉल्यूशन। तो एक रोटेशन में एंगल के टर्म में ये 360 डिग्री कवर करता है, और 360 डिग्री को पाई के टर्म में 2 पाई कहते हैं। मतलब जो है ऐसा है कि 1 रोटेशन में 2 पाई एंगल होगा, और पर मिनट ये ओमेगा के लिए आएगा कभी कभी यूज। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर मिनट का मतलब बाय 60 सेकेंड। यहाँ से 2 और 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, 1 आरपीएम को पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देना। जहां भी आरपीएम रहेगा उसे पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में, यहीं पर एग्जाम्पल में मैं सवाल दे देता हूं, ऐसा रहेगा कभी ओमेगा इज इक्वल टू 10 आरपीएम, तो उसको लिखना है 10 इंटू पाई बाय 30 मतलब पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा लिखना, ठीक है। क्योंकि आरपीएम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, पर रेडियन पर सेकेंड ऐसा यूनिट है। इसी तरीके से यूज होगा 1 आरपीएस, तो रोटेशन पर सेकेंड। तो 1 रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन, और पर सेकेंड है तो उसे रेडियन पर सेकेंड ही कह देंगे। मतलब अगर 1 आरपीएम आया तो उसे पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देना, और 1 आरपीएस आया तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना। ये यूनिट कन्वर्जन अपन को जरूरत पड़ेगी, तो साथ में इसे भी लिख लेंगे।
हो गया। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, कुछ इक्वेशंस है जो कि हमको यूज होने वाला है। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन में आप बात करेंगे तो 3 इक्वेशंस होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तीनों इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन में भी हमारे पास इक्वेशंस आते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग आते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। इसके करस्पॉन्डिंग आएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और इसके करस्पॉन्डिंग आएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये जो तीनों है इसे इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन के मतलब टर्म में यूज करेंगे, जहां ओमेगा इनिशियल का मतलब हुआ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एफ का मतलब हुआ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा का मतलब हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन, टी का मतलब हुआ टाइम और थीटा का मतलब हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा का मतलब हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप लिख लीजिए इसे। ये आपके फॉर्मूला यूज करते आ जाए, इसके लिए मैं कुछ सवाल देता हूं, आप ट्राई करो। जैसे इसमें ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल दिया हुआ और अल्फा दिया हुआ, टी दिया हुआ है। ओमेगा फाइनल निकालना है तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू प्लस अल्फा टी ऐसा लगाना है। 10 प्लस 4 इंटू 5 30 हो गया। थीटा निकालने के लिए ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, 10 इंटू 5 प्लस हाफ अल्फा की जगह 4, टी का स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 5 हो गया 50 प्लस 2 इंटू 25 50, 100 रेडियन। अच्छा एक चीज और इसी में कई बार बोलता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, तो देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब भी निकालने की बात आएगी, रिवॉल्यूशन या रोटेशन जब भी सवाल में आएगा तो इसका मतलब एंगल बाय 2 पाई करना है। जो भी थीटा आया उसमें 2 पाई से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, जैसे इस केस में अगर बोल देता नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताओ, तो वो लिख देते हैं हम लोग 100/2 पाई। ठीक है, ऐसे दूसरे केस में जहाँ भी थीटा निकाले हैं, अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सवाल में बोल देगा, कभी क्वेश्चंस में बोलेगा डीपीपी में, तो आप ध्यान रखना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन का मतलब θ/2 पाई। तो ये भी एक फॉर्मूला के रूप में आप लिख लेंगे कहीं पर। कुछ इस प्रकार के भी सवाल रहते हैं जिसमें डिफरेंशिएट करने की समय आएगा। तो क्वेश्चंस है, बोलेगा फाइंड एंगुलर स्पीड एंड अल्फा एट टाइम t। पहला नंबर में थीटा इक्वल टू 4t² प्लस 3t प्लस 1 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरे नंबर में थीटा इक्वल टू 6t² माइनस 2t प्लस 3 एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तीसरे नंबर में थीटा इक्वल टू 5t³ प्लस 4t² प्लस 3t प्लस 1 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्थ नंबर 6t पे पावर 4 माइनस 2t² एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ट्राई करिए तो जरा सा। क्या मैं एक बना दूं? हाँ ठीक है, बनाता हूँ। देखो पहला वाला मैं बनाता हूँ, एक बना दूंगा तो एक ज़्यादा दूंगा सवाल में। थीटा इक्वल टू 4t² प्लस 3t प्लस 1 है, तो जो ओमेगा होता है वो इसका डिफरेंशिएशन होता है dθ/dt। तो वो हो जाएगा 4 2 8t प्लस 3t का 3 1 का 0। इसमें कह रहे हैं टाइम की जगह 2 सेकेंड निकाल रखो, तो 8 इंटू 2 प्लस 3 16 प्लस 3 19 रेडियन पर सेकेंड। ये हुआ ओमेगा का। फिर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना तो उसका मतलब होता है dω/dt। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 8t का डिफरेंशिएशन 8 3 का 0, तो ये हो गया 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें टाइम है ही नहीं तो रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी डेरिवेशन में टाइम रहता है तो वहाँ टाइम का डेटा रखना। ऐसे बनाने हैं, बनाओ।